हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम है साकेत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मित्रा पर, जहां पर कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए टॉपिक्स को आसान शब्दों में आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ड्यूटी ड्रॉबैक। टॉपिक का नाम देखकर आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए इस टॉपिक को भी आसान शब्दों में समझने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ड्यूटी ड्रॉबैक इज अ रिफंड रिबेट ऑफ द ड्यूटीज पेड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड सब्सिक्वेंटली। तो दोस्तों ड्यूटी ड्रॉबैक वो रिफंड है उन ड्यूटीज़ का जो कि हमने एक्सपोर्टेड गुड्स पे पे करी हैं और जो गुड्स को हम बाद में एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहले हमको गुड्स इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट पे हमने कुछ ड्यूटी दी, अगर उस गुड्स को हम बाद में एक्सपोर्ट कर देते हैं तो वो ड्यूटीज़ का हमको रिफंड या रिबेट जो मिलता है उसको हम ड्रॉबैक बोलते हैं। तो दोस्तों ड्रॉबैक क्लेम करने के लिए एक्सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अब एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट का यहाँ पे दो मतलब है। एक्सपोर्ट का मतलब है, पहला मतलब तो ये है कि आपको गुड्स आउटसाइड इंडिया लेके जाने हैं। आउटसाइड इंडिया लेके जाने हैं का मतलब आपको गुड्स यहाँ से जो भी इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ से बाहर तक भेजना है। अगर वहाँ से बाहर तक चले गए, EEZ को क्रॉस कर गए, तो आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि गुड्स का डेस्टिनेशन पर पहुँचना जरूरी नहीं है। जैसे आपने गुड्स को यहाँ से नवा शेवा से सपोज जर्मनी के लिए एक्सपोर्ट किया, हैम्बर्ग के लिए एक्सपोर्ट किया, तो जैसे ही आपका हैम्बर्ग पहुँचना जरूरी नहीं है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रॉबैक। आप जैसे ही EEZ को क्रॉस करेगा तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया है एंड यू आर एलिजिबल फॉर द ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक के लिए आपको या गुड्स आप अपने डोमेस्टिक टेरिफ एरिया से SEZ में भेज दीजिए, क्योंकि दोस्तों SEZ को भी क्योंकि इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं, इसीलिए SEZ में भी अगर आप कोई चीज़ भेजते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो ये दो केसेस में आपको ड्रॉबैक आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों अभी लॉजिक क्या है ड्रॉबैक के लिए? तो पहला लॉजिक तो यही है कि सारे एक्सपोर्टर्स अपना फॉरेन करेंसी लेके आते हैं। फॉरेन करेंसी लाने का एकमात्र जरिया, क्योंकि एक्सपोर्टर्स ही होते हैं, तो सारे देश अपने अपने एक्सपोर्टर्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी इंसेंटिव देते हैं। तो ये ड्रॉबैक भी एक तरह का इंसेंटिव है कि गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, आपने जो भी ड्यूटी वगैरह दी होगी हम उसको आपको रिफंड कर देंगे, जिससे आपका प्राइस प्रोडक्ट का कम हो जाएगा और आप इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों, वो जो भी टैक्स रिजीम है इंडिया का वो है कंजम्पशन बेस्ड, यानी कि आप गुड्स अगर कंज्यूम करते हैं तो आपको टैक्स लगेगा। जैसे आप GST में, आप इंडिया में गुड्स कुछ कंज्यूम करते हैं तो आपको GST लगता है, या आप कोई इंपोर्ट करके लाते हैं गुड्स कंज्यूम करते हैं तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि एक्सपोर्ट में गुड्स कोई कंज्यूम नहीं होते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट में एक तो कोई टैक्स नहीं लगता, और ऊपर से जो भी आपने टैक्स दिए होंगे इंडियन टेरिटरी में, इंडियन जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर, वो भी आपको गवर्नमेंट रिफंड कर देती है। तो दोस्तों ये तो लॉजिक है ड्रॉबैक के पीछे। अभी दोस्तों इंडियन कस्टम एक्ट में ड्रॉबैक दो जगह पे दिया हुआ है, एक सेक्शन 74 और एक सेक्शन 75। दो जगह पे क्यों दिया गया है ये चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों पहला जो सेक्शन है सेक्शन 74 में अगर ड्रॉबैक आपको जभी मिलेगा जब आप गुड्स को एज इट इज कंडीशन में एक्सपोर्ट करेंगे। एज इट इज कंडीशन में एक्सपोर्ट करने का मतलब है दोस्तों कि आपको गुड्स पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप गुड्स लेके आए और आपको एज इट इज़ आपको गुड्स एक्सपोर्ट कर देना है। तो सेक्शन 74 प्रैक्टिकल केसेस में कभी पिक्चर में आएगा, कभी आप गुड्स को लाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आपको एक्सपोर्ट ही करना होगा तो आप इंपोर्ट क्यों करेंगे गुड्स को? क्योंकि आपको कुछ उसमें फॉर्म में तो चेंज करना नहीं है, एज इट इज़ करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप कभी सपोज एग्जीबिशन के लिए आप कोई इक्विपमेंट लेके आए हैं इंपोर्ट करके, और आपका एग्जीबिशन का काम खत्म हो गया, आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप सेक्शन 74 के अंदर एक्सपोर्ट करके ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हैं। या दोस्तों जैसे आपने एक्सेस मटेरियल मंगवा लिया, अभी आपको ज़रूरत नहीं है उस मटेरियल का, तो आप उस मटेरियल को वापस सप्लायर को भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी दिया होगा उसका जो भी 98% है एक्चुअली में 74 चैप्टर में, तो 98% आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन जो ड्रॉबैक का है दोस्तों वो है सेक्शन 75 में क्लेम करने के लिए आपको गुड्स के ऊपर प्रोसेसिंग करना या मैन्युफैक्चरिंग करना जरूरी है। यानी कि नॉर्मली इसमें इंपोर्टर क्या करता है, रॉ मटेरियल लाता है और फिनिश गुड बना के भेजता है। तो जो फिनिश गुड के ऊपर जो भी ड्रॉबैक क्लेम होगा वो सेक्शन 75 के अंडर में क्लेम होता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी है और 74 में आपको एज इट इज गुड एक्सपोर्ट करना है। दोस्तों 74 में
तो ये तो क्लियर है कि एज इट इज गुड एक्सपोर्ट करना है। अभी 74 में दो केस बनते हैं। एक 74 का केस ये है कि आपने गुड्स यूज़ नहीं करी है। अगर आपने गुड्स यूज़ नहीं करी है तो दोस्तों आपको जो भी ड्यूटी होगी उसका 98% आउटराइटली ड्रॉबैक मिल जाएगा। 98% ऑफ ऑल द ड्यूटी यू हैव पेड। ऑल द ड्यूटी मतलब BCD, IGST, कॉम्पनसेशन सेस, जितनी भी तरह की ड्यूटी हैं, सभी ड्यूटी का 98% जो भी होगा आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने गुड्स यूज़ करी हैं तो वो सेक्शन 74(2) अट्रैक्ट वहाँ पे होगा, और वहाँ पे आपके दो केस बनेंगे कि कुछ गुड्स के लिए तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपने अगर एक भी बार यूज कर लिया है तो आपको उसका ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, और बाकी सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि आपने जितना टाइम के लिए आपने यूज किया है उस हिसाब से ड्रॉबैक आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों 74(1) जहाँ पे हमने गुड्स यूज़ नहीं करी हैं और एज इट इज़ हम उसको वापस भेज रहे हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है जिससे कि अपने को ड्रॉबैक मिल जाए। तो पहली कंडीशन तो दोस्तों वही है कि हमको ड्यूटी पे करी हुई हो गुड्स पे। हमने सपोज ड्यूटी पे नहीं करी है तो यहाँ पे ड्रॉबैक का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो ड्रॉबैक क्लेम करने के लिए आपने सबसे पहले तो गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी पे करी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्त कि गुड्स आर आइडेंटिफाइड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टम, मतलब जो गुड्स आपने इंपोर्ट करी हैं वही गुड्स आपको एक्सपोर्ट करनी है। तो कस्टम ऑफिसर ये चेक करेगा आपको ड्रॉबैक प्रोसेस करने से पहले या आपको एक्सपोर्ट करने से पहले। एक्सपोर्ट में जब आप ड्रॉबैक शिपिंग बिल फाइल करेंगे कि आप वही गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो आपने इंपोर्ट करी थी या नहीं। तो वो जो भी मार्क्स एंड नंबर्स होंगे या जो भी डॉक्यूमेंट होंगे एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो दोनों को मैच करेगा, और इफ़ द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड तो वो आपको ओके दे देगा। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों ड्रॉबैक क्लेम करने के लिए 74 चैप्टर में 1 में ये है कि आपका जो भी एक्सपोर्ट हैं गुड्स वो डेट ऑफ इंपोर्ट के 2 साल के अंदर एक्सपोर्ट होनी चाहिए। यानी कि आपने गुड्स अगर 2 साल के बाद आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी स्टार्ट डेट है, जो भी क्लॉक डेट है, जो भी जीरो डेट है, वो डेट ऑफ ड्यूटी पेमेंट है। इनफैक्ट इन केस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ऑल्सो, जब भी आपने प्रोविजनल ड्यूटी दी होगी वहाँ से आपको जीरो डेट शुरू होगा। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि जीरो डेट बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग डेट या आउट ऑफ चार्ज डेट नहीं है, यहाँ पे ड्यूटी पेमेंट डेट है। ड्यूटी पेमेंट से आपने 2 साल के अंदर में अगर एक्सपोर्ट कर दिया 74(1) में तो आपको सीधा 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों ये पहले भी अभी डिस्कस कर दिया है कि IGST और कॉम्पनसेशन सेस भी इस ड्रॉबैक में इंक्लूड रहता है। दोस्तों नेक्स्ट 74(2). 74(1) क्या था जहाँ पे हमने गुड्स यूज़ नहीं करे हैं। 74(2) क्या है जहाँ पे हमने गुड्स यूज़ करे हैं। अभी 74(2) में एक केस तो ऐसा है जहाँ पे आपने एक बार भी यूज़ कर लिया हो तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ड्रॉबैक। पहला वियरिंग अप्रैल्स। अब दोस्तों आपने फॉरेन से ड्रेस मंगाई, इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, उसको शादी में पहन लिया और आप बाद में उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। दूसरा केस टी चेस्ट है, तीसरा एक्सपोज सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, और चौथा केस है अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म। ये दोस्तों 4 केस ऐसे हैं जहाँ पे आपने गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने एक बार भी यूज़ किया है, कस्टम एक्ट बोलता है कि अगर आपने यूज़ किया है ये गुड्स तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। रेस्ट थिंग्स के लिए ड्रॉबैक आपको रिड्यूस्ड रेट पे मिलेगा, जो कि डिपेंड करेगा कि आपने गुड्स कितने ड्यूरेशन के लिए यूज़ करी हैं। तो दोस्तों ये एक चार्ट है जिसमें कि ड्यूरेशन लिखा है और आपको कितना % ड्रॉबैक मिलेगा। सपोज आपने 3 महीने के अंदर गुड्स रिटर्न कर दी तो आपने 100 रुपीज़ ड्यूटी दी होगी तो आपको 95% मिल जाएगा। आपने 3 से 6 महीने के बीच में ड्यूटी पे करी होगी, 3 से 6 महीने के बीच में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको 85% मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ड्यूरेशन ऑफ यूज़ बढ़ रहा है, आपका ड्रॉबैक कम हो रहा है, और इवन आफ्टर 18 मंथ्स के बाद आपको कोई भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। 74(1) में जहाँ पे 2 साल के बाद आपको ड्रॉबैक नहीं मिल रहा था, 74(2) में अभी आपको 18 मंथ्स के बाद ड्रॉबैक नहीं मिल पा रहा है। बस अंतर यह है कि 74(1) में आपने गुड्स यूज़ नहीं करे थे, 74(2) में आपने गुड्स यूज़ करे हैं। दोस्तों ये चार्ट जो पर्सनल कार्स हम जो भी इंपोर्ट करते हैं उसके लिए नहीं है, उसके लिए एक अलग चार्ट है। तो बाकी और जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए ये चार्ट एप्लीकेबल है। अभी दोस्तों एक बार 74 चैप्टर जो भी सेक्शन है जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि 74 चैप्टर वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे आपने गुड्स एज इट इज़ एक्सपोर्ट करनी है, उनको कोई प्रोसेसिंग नहीं करना, और गुड्स आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि जो गुड्स आपने इंपोर्ट करी हैं वही आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। उसमें भी 2 केस थे, आपने या तो यूज़ करी हैं या यूज़ नहीं करी हैं। यूज़ करी हैं तो
वहाँ पे दो केस बन जाते थे कि आपने, एक केस तो था कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपने सिंगल भी यूज़ किया है, वो 4 केस थे। और अगर आपने बाकी केसेस के लिए आपको रिड्यूसिंग रेट पे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता था। और अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो वो 74(1) में जाएगा और वहाँ पे आपको 98% ऑफ जो भी आपने ड्यूटी पे करी होगी वो आपको वहाँ पे रिफंड हो जाएगा। दोस्तों हमने डेफिनेशन में 2 वर्ड इसलिए यूज़ किए थे, रिफंड एंड रिबेट। तो 74 चैप्टर के लिए वर्ड में रिफंड यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जो भी आप ड्यूटी देते हैं वहाँ पे आपको उसका ही परसेंटेज आउटराइटली रिफंड होता है, चाहे वो 75% हो या 65% हो या 98 इवन परसेंट हो, जो भी ड्यूटी है उसी का परसेंटेज कुछ फिक्स आपको रिफंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे हम नेक्स्ट सेक्शन में 75 सेक्शन में आते हैं, सेक्शन 75 में आपको रिबेट मिलता है, आपको रिफंड नहीं मिलता है। 75 चैप्टर में क्या है कि जैसे सपोज आपने 100 रुपीज़ की ड्यूटी पे करी तो आपको जो भी DBK मिलेगा उसका 100 रुपीज़ से कोई कनेक्शन नहीं होगा। वहाँ DBK का अलग फॉर्मूला है, वहाँ पे ड्रॉबैक क्लेम करने का अलग फॉर्मूला है जो कि गवर्नमेंट ने अलग तरीके से फिक्स किया हुआ है। गवर्नमेंट बोलती है कि एक किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स बनाए हैं जिन्हें SION बोलते हैं। उसके हिसाब से गवर्नमेंट हर गुड्स के लिए, हर गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए उसने ब्रांड जो भी रेट है ड्रॉबैक का वो डिसाइड किया हुआ है, जो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है ड्यूटी जो आपने पे करी है। इसलिए वहाँ पे हम वर्ड रिबेट यूज करते हैं, यहाँ पे हम रिफंड यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों सेक्शन 75 में ड्रॉबैक क्लेम करने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो वही है कि आपकी गुड्स को आपने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, कुछ भी प्रोसेस नहीं किया और आप 75 में ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हैं तो आपका ड्रॉबैक क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ये मीन्स गुड्स आपकी जो भी उसका नेचर ऑफ गुड्स चेंज हो जाना चाहिए, उसका चैप्टर वगैरह उसका चेंज हो जाना चाहिए। वो रॉ मटेरियल आप लेके आए हैं तो उससे कुछ फिनिश गुड बना के ही आपको एक्सपोर्ट करना है, तभी आप सेक्शन 75 में आप ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ड्रॉबैक क्लेम करने के 3 तरीके हैं। एक तो ऑल इंडिया रेट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने हर जो भी जितनी तरह की गुड्स एक्सपोर्ट होती हैं उनके कुछ रेट डिसाइड कर रखे हैं कि ड्रॉबैक किस हिसाब से मिलेगा। कुछ रेट्स पर पीस के हिसाब से हैं, कुछ रेट पर केजी के हिसाब से हैं, कुछ रेट परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू के हिसाब से हैं। तो आपका जिस भी शेड्यूल में आपका फॉल हो रहा होगा आपको ड्रॉबैक उसके हिसाब से मिल जाएगा। जैसे सपोज आपको ड्रॉबैक पर पीस के हिसाब से है तो 10 रुपये पर पीस है, आप 1000 अगर पीस आपने एक्सपोर्ट करे तो आपको 10,000 रुपये ड्रॉबैक सिंपल मिल जाएगा। दूसरा, अगर कुछ गुड्स ऐसी हो सकती हैं दोस्त जो कि आपके शेड्यूल में नहीं है, जो भी गवर्नमेंट का शेड्यूल है ऑल इंडिया रेट्स का उसमें आपके शेड्यूल में नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको जो भी सेंट्रल एक्साइज का ऑफिस है वहाँ पे जाना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर मेरा क्योंकि ऑल इंडिया रेट अवेलेबल नहीं है, मेरा ब्रांड रेट फिक्स कर दीजिए। तो वो जो भी आपका ड्यूटी आपने जो भी ड्यूटीबल गुड्स जो भी ड्यूटी पेड करने के बाद जो भी गुड्स यूज़ करी होंगी अपने फिनिश गुड में उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में वो आपका ब्रांड रेट फिक्स कर देंगे। दोस्तों तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे उस शेड्यूल तो अवेलेबल है लेकिन आपको लगता है कि मैंने ड्यूटी कुछ ज़्यादा पे करी है, मुझे ड्रॉबैक तो कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है कि सपोज अगर आपने 100 रुपये की ड्यूटी पे करी है और आपका ड्रॉबैक 80 रुपये से आपको कम मिल रहा है, तब भी आप स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ स्पेशल ब्रांड रेट के लिए भी आपको वो सेंट्रल एक्साइज के ऑफिस में जाना है और वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों 3 तरह से हम सेक्शन 75 में ड्रॉबैक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका शेड्यूल्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी तो सिंपल आपको ऑल इंडिया रेट के हिसाब से करना है। जहाँ पे दूसरा आपके शेड्यूल्स अवेलेबल नहीं हैं वहाँ पे आपको ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करना है। और जहाँ पे शेड्यूल अवेलेबल हैं लेकिन आपको लगता है कि ड्रॉबैक मेरा 80% से कम मुझे मिल रहा है तो वहाँ पे दोस्तों आप स्पेशल ब्रांड रेट के लिए जा सकते हैं। अब दोस्तों कंडीशन क्या है ड्रॉबैक अवेल करने की सेक्शन 75 में? तो पहला कंडीशन है कि ओनली नोटिफाइड गुड्स पे ही 75 सेक्शन के अंडर में ड्रॉबैक आप अवेल कर सकते हैं। सारे गुड्स पे क्योंकि 75 के अंदर ड्रॉबैक नहीं है, केवल गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाइड गुड्स बना रखे हैं जिनके ऊपर आप ड्रॉबैक अवेल कर सकते हैं सेक्शन 75 में। दूसरा जो पॉइंट है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशन मस्ट है, आपको गुड को एज इट इज़ नहीं भेजना। अगर आपने एज इट इज़ भेजा और तो सेक्शन 75 में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।
तीसरा और दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें सेल प्रोसीड्स आपके रियलाइज्ड होने चाहिए, यानी कि आपने अगर एक्सपोर्ट किया है तो उसका पैसा आना चाहिए, फॉरेन करेंसी आना चाहिए। अगर फॉरेन करेंसी नहीं आया तो आपका ड्रॉबैक आपको वापस करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्टर्स को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कि अगर आपका एक्सपोर्ट प्रोसीड नहीं आने वाला है फ्यूचर में, आपका कस्टमर नहीं दे पा रहा है या उसका प्रोजेक्ट बंद हो गया है या आपका कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अगर और आपने ऐसे केसेस में ड्रॉबैक अवेल कर रखा है तो प्लीज़ आप उस ड्रॉबैक को कस्टम को वापस कर दीजिए, क्योंकि सेल्स प्रोसीड के बिना आपका ड्रॉबैक 75 में वैलिड नहीं माना जाएगा। दोस्तों कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे आपने एक्सपोर्ट तो किया है लेकिन फिर भी आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। पहला केस तो नेगेटिव सेल का ही है कि आपने इंपोर्ट ज़्यादा वैल्यू का किया है और उसी चीज़ को एक्सपोर्ट आप कम वैल्यू का कर रहे हो, तो उसको नेगेटिव सेल बोलते हैं। इस केस में आपको ड्रॉबैक अलाउड नहीं होगा। दूसरा केस है कि दोस्तों जो भी किसी भी गुड्स का मैक्सिमम ड्रॉबैक होगा वो उसके मार्केट प्राइस के 1/3 के बराबर ही हो सकता है। मैक्सिमम मार्केट प्राइस के 1/3 के ज़्यादा किसी भी गुड्स का ड्रॉबैक नहीं हो सकता। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि ड्रॉबैक अगर 1% से कम है एफओबी वैल्यू का तो वो आपको नहीं मिलेगा अनलेस इट इज़ मोर देन 500। तो दोस्तों ये था ड्रॉबैक। दो तरह का ड्रॉबैक हमने आपको बताया, सेक्शन 74, सेक्शन 75। 74 दोस्तों कहाँ आएगा, जहाँ पर गुड्स आपको एज इट इज एक्सपोर्ट करना है, आपने उस पर कोई प्रोसेस नहीं किया है। सेक्शन 75 कहाँ आएगा, जहाँ पर आपने कुछ प्रोसेसिंग किया है। सेक्शन 74 में आपको जो भी ड्यूटी है वो रिफंड मिलता है, जो कि परसेंटेज फॉर्म में होता है, जो आपने ड्यूटी पे करा होता है। जबकि 75 में आपको ड्यूटी रिबेट के फॉर्म में मिलता है, जो कि फिक्स करता है आपका कस्टम या सेंट्रल एक्साइज। 74 में एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइजेशन होना जरूरी नहीं है, 75 में एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइजेशन होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था वीडियो ड्यूटी ड्रॉबैक के ऊपर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ फिर से आएंगे दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।